नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुआ रुपौली विधानसभा में और आज नतीजे आ गए। नतीजा चौंकाने वाला है। न वहां जेडीयू को जीत मिली है, मतलब एनडीए को, और न ही आरजेडी को मिली है। आरजेडी तीसरे स्थान पर और जीत गए हैं निर्दलीय शंकर सिंह, कैंची छाप वाले शंकर सिंह। देखिए, रुपौली पूर्णिया लोकसभा में भी कैंची छाप वाले पप्पू यादव चुनाव जीते थे। तो आज जो नतीजा आया है वह नीतीश कुमार को भी सावधान करता है और तेजस्वी यादव को भी सावधान करता है। देखिए, रुपौली का उपचुनाव जिस तरीके से तेजस्वी यादव लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वे बिल्कुल पैकेज टूर पर गए हैं वहां रुपौली में प्रचार को, और पहले विदेश में रहे, कोई वास्ता नहीं रहा। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ताकत झोंकी, इसके बाद भी हार हो गई। देखिए, यदि हम नतीजे की बात करें तो शंकर सिंह निर्दलीय एक 67,782 मत लाकर चुनाव जीते हैं। 8,204 मतों से जीत हासिल हुई है। कलाधर मंडल जेडीयू के उम्मीदवार 59,578 मत लाए हैं। 8,204 मतों से हारे हैं। बीमा भारती आरजेडी की 30,114 मतों पर सिमट गई और 37,668 मतों से चुनाव हारी है। देखिए, नफा नुकसान की बात करें तो रुपौली की हार जेडीयू का नुकसान है, क्योंकि 2020 में यह सीट बीमा भारती की उम्मीदवार होने के कारण जेडीयू ने ही जीती थी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो बीमा भारती आरजेडी में चली गई। लोकसभा का चुनाव लड़ा पप्पू यादव के खिलाफ, संतोष कुशवाहा के खिलाफ, जमानत जब्त हो गई। तो आरजेडी जो उम्मीदें रखी थी कि यह सीट हम जीत सकते हैं, तो बीमा भारती को फिर से हार का सामना करना पड़ा। और जब देखिए, हम डीप एनालिसिस कर रहे थे कि यह हार तेजस्वी यादव की क्यों हुई और नीतीश कुमार की क्यों हुई। देखिए, हम पहले से कह रहे थे कि वहां शंकर सिंह फैक्टर है, और हमारी आपकी चर्चा में यह बात आई भी थी कि कहीं ऐसा न हो कि शंकर सिंह ही बाजी मार ले। यह बात हम लोग पहले भी कह रहे थे। हमारे कई लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, हमारी टीम के भी कुछ लोग थे जो इस बात पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन नतीजा आया तो वैसा ही आया। जब हम डीप एनालिसिस कर रहे थे कि देखिए शंकर सिंह कैसे चुनाव जीत गए, 67,782 मत उन्हें कैसे आ गया, इसकी पृष्ठभूमि को भी समझना आवश्यक है। शंकर सिंह और बीमा भारती के पति, गैंगस्टर पति अवधेश मंडल के बीच लड़ाई का लंबा इतिहास रहा है। ये दोनों ही आपस में एक लिबरेशन बनाकर, एक फैजान पार्टी बनाकर लड़ते रहे। लेकिन शंकर सिंह जो 2005 के पहले विधानसभा में चुनाव जीते थे, फिर जीत नसीब नहीं हुई थी, लोजपा से लड़ते रहे थे। इस बार जब जेडीयू ने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया तो शंकर सिंह आजाद हो गए। पप्पू यादव ने भी बीमा भारती को समर्थन देने की घोषणा छायावाद के तरीके से की, लेकिन उनका भी कोई जादू नहीं चला या उन्होंने मेहनत नहीं की। तो देखिए, हम जब थ्रेट की बात कर रहे हैं, डीप एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो हम शंकर सिंह की जीत में और शंकर सिंह को मिले वोट में यह साफ तौर पर देख रहे हैं कि वहां के मुसलमानों ने 90% के करीब शंकर सिंह को वोट कर दिया। लोकसभा में पप्पू यादव को वोट कर दिया था और रुपौली के उपचुनाव में शंकर सिंह को वोट कर दिया। क्या इसका आशय हम यह निकालें कि बिहार के मुसलमान, विशेषकर सीमांचल और कोसी के, वह किसी ऑप्शन और विकल्प की तलाश में है, आरजेडी से मायूस है, आरजेडी से नाराज हैं, और जब विकल्प मिल रहा है तो वो विकल्प की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो फिर तेजस्वी यादव के लिए खतरे की घंटी है। वे माइक की बात कर रहे हैं, मुसलमान, यादव, कुशवाहा। कुशवाहा का क्या होगा विधानसभा चुनाव में पता नहीं, लेकिन मुसलमान छिटक गए लोकसभा के चुनाव में भी और विधानसभा के उपचुनाव में भी। यह बड़ा ट्रेंड। और देखिए, कलाधर मंडल क्यों हार गए। देखिए, जो रुपौली विधानसभा है वहां गंगोता बाहुल्य है, तो कलाधर मंडल भी गंगोता, बीमा भारती भी गंगोता, और इन दोनों की लड़ाई में जीत हुई शंकर सिंह की। लेकिन वहां करीब 35,000 की आबादी कुर्मी जाति की है
और एक नारा हम बीच में ही सुन रहे थे कि गंगोता से मुक्ति, ये रुपौली का नारा था। और यह नारा ज्यादा प्रचलित था कुर्मियों के बीच में, क्योंकि 2005 से तो बीमा भारती ही लगातार चुनाव जीतते चली आ रही थी। पता नहीं इसे समझने और पढ़ने की कोशिश जेडीयू ने नहीं की। और जब हम आज चरणबद्ध चुनाव को देख रहे थे, जब नतीजे आ रहे थे, रुझान आ रहे थे, तो जिस इलाके में कुर्मी वोटर अधिक थे, वहां से जेडीयू ने पिछड़ना प्रारंभ कर दिया। मतलब नीतीश कुमार के कहने पर भी वहां के कुर्मी मतदाताओं ने वोट नहीं किया कलाधर मंडल। लेकिन गंगोता की बात करें तो गंगोता का अधिक मत, ईबीसी जातियों का अधिक मत मिला कलाधर मंडल को। पर बीमा भारती को जो 30,114 मत मिले हैं, देखिए जब हम लोकसभा का नतीजा देखते हैं और लोकसभा में रुपौली विधानसभा के क्षेत्र का नतीजा देखते हैं, तो मात्र 10,968 मत आया था बीमा भारती को। इस बार 37,668 मत। तो ये 27,000 मत करीब कहां से बढ़ गए? तो इसके पीछे का जो माइक्रो एनालिसिस है वह यह कहता है कि यादवों ने मत कर दिया, क्योंकि इस बार कोई दूसरा यादव नहीं था पप्पू यादव की तरह। उन्हें चुनना था कलाधर मंडल में और बीमा भारती में। तो यादव ने तो आरजेडी को मत कर दिया, लेकिन मुसलमान छिटक गए। फिर गंगोता या यूं कहिए कि जो भी उनके प्रभाव में जो व्यक्तिगत वोट थे, क्योंकि 11,000 मत तो उन्हें आए ही थे, तो वो पहुंची 37,000 तक। लेकिन कुर्मियों ने हरा दिया और आरजेडी को मुसलमानों ने हरा दिया। यह बड़ी बात है अजीत जी, और यह दोनों को सावधान करता है बराबरी से। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें कई फैक्टर हैं। एक फैक्टर जी वो है जो अभी आपने सारे फैक्टर्स डिस्कस किए। हम लोग जब पिछली बार एक बार हम लोगों ने रुपौली की चर्चा की, बाद में तो आप चर्चा करते रहे, लेकिन हम लोगों की एक बार चर्चा हुई थी रुपौली को लेकर जी। के। और उस समय हमारा एक एप्रीहेंशन था, जो हमने कहा था कि बाई इलेक्शंस में लोग दूसरे तरह से वोट करते हैं। बाई बिल्कुल। इलेक्शन का जो ट्रेंड होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है विधानसभा चुनाव से या लोकसभा चुनाव से। हम्म। बाई इलेक्शन का जो वोटिंग का, मतदाता का जो व्यवहार होता है, वो तमाम तरह के जातीय समीकरणों से भी अलग होता है। हम्म। और उस समय भी हमने ये कहा था कि उस समय सबको पता होता है कि उसकी एक सीट जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। जो ओवरऑल रिजल्ट है या ओवरऑल सरकार का जो गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होना है। अगर बिल्कुल। एक सीट के नतीजे से या दो सीट के नतीजे से, तो फिर जनता फ्री होकर के वोट करती है, फिर वो खूंटा अपना खूंटा तोड़ देती है, कोई किसी खूंटे से नहीं बंधा होता है। हम्म। ये जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है उपचुनाव में। और हम लोगों ने कई उपचुनाव में देखे हैं, बिहार में ही कितनी बार हम लोगों ने देखा है कि सब जीतने के बाद भी उपचुनाव में चुनाव हार जाती है पार्टियां, जिसको 2010 में जब इतनी सीटें मिली थी जी। और 9 में तब भी जीते हारे थे लोग। तो ये होता है, ये उसमें दूसरे कई फैक्टर काम करते हैं जो पूरी तरह से लोकल होते हैं। जो हम्म। असली चीज है, जो आप एनालाइज कर रहे थे, असली चीज वही है कि एकदम इस रुपौली में लोकल फैक्टर ही इफेक्टिव रहा। लोकल बिल्कुल। फैक्टर का मतलब कि 25-20 साल से गंगोता अगर जीत रहा है, तो एक लोकल फैक्टर था कि गंगोता से मुक्ति मिल जाए। तो किस तरह से हम्म। गंगोता से मुक्ति मिलेगी? तो एक तीसरा कैंडिडेट आ गए, शंकर सिंह, जिनके साथ फॉरवर्ड वोटर जुड़ रहे थे, हम्म। क्योंकि उनको भी पता था कि कोई फर्क नहीं पड़ना है। एक तो फॉरवर्ड जनरल ट्रेंड उनका बीजेपी की तरफ रहता है, जेडीयू की तरफ थोड़ा कम रहता है, तो बीजेपी थी नहीं, उसके बदले कैंडिडेट है फॉरवर्ड, उसको दे देते हैं। ओवरऑल बिहार पटना की गद्दी पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो इस पर एक अपनी जाति को दे देते हैं। ये फैक्टर शंकर सिंह के साथ फॉरवर्ड का था। उसी तरह से जैसे आपने कहा कि वो कुर्मी जो है, तो कुर्मी को भी लग रहा था कि नीतीश कुमार की गद्दी पर कोई असर इस चुनाव से नतीजे से नहीं पड़ना है, वो हम्म। हारते जीतते हैं यहाँ से अगर कलाधर मंडल तो। लेकिन अगर हम हरा देते हैं, गंगोता से मुक्ति का नारा चला देते हैं, तो क्या पता आगे किसी दूसरी पार्टी को, किसी कुर्मी को टिकट मिले, कोई और दे, गंगोता बिल्कुल। गंगोता लड़ाने की बात खत्म हो जाए। जो एकदम लोकल फैक्टर होता है वो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। यादव का फैक्टर है, वो सबको पता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। जी। और वो वोट आपने माइक्रो एनालिसिस करके बता दिया कि पप्पू यादव को जो वोट गया था लोकसभा चुनाव में इस रुपौली विधानसभा का, वो वापस जी। आ गया बीमा भारती के पास, क्योंकि वो आरजेडी की कैंडिडेट थी, उनके नहीं, साथ यहाँ आरजेडी। रोकेंगे, यहाँ रोकेंगे अजीत जी। देखिए पप्पू यादव को रुपौली विधानसभा में लोकसभा चुनाव के दौरान 72,795 मत मिले थे। लीड मिली थी संतोष कुशवाहा को ही। तो देखिए जेडीयू लीड को बहाल नहीं रख सके।
और पप्पू यादव को जो 72,795 मत मिले थे, उसमें मुसलमानों का मत था, उसमें यादवों का मत था, उनके फैन फॉलोइंग्स का मत था। लेकिन इस बार मुसलमान बिल्कुल छिटक गए तेजस्वी यादव से, आरजेडी के माई समीकरण को नहीं माना। और देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजों को भी याद रखना चाहिए। यह तेजस्वी यादव के लिए बड़ा थ्रेट है कि ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक उधर से चुनाव जीत गए थे। और इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि इधर के दिनों में प्रशांत किशोर उधर ही चहलकदमी कर रहे हैं और वे दलित और अकलियत की बात करने लगे हैं। तो यदि मुसलमान छिटके, सिवान में देखा, देखिए शहाबुद्दीन नहीं रहे हैं, लेकिन हिना साहब के साथ क्या रिश्ता रहा, इसका संदेशा पूरे बिहार में जाता है। तो मुसलमानों ने मत दिया होता बीमा भारती को, तो हाथी हो सकता है वह दूसरे स्थान पर रहती, लेकिन मुसलमानों ने एकदम झटक दिया। यह बड़ा चैलेंज है। ये एक चैलेंज है ये ज्ञानेश्वर जी, और ये सीमांचल का चैलेंज अलग तरह से है, क्योंकि एक एक कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी काम कर रहा होगा कि ओवैसी की पार्टी के जो 5 विधायक जीते थे, आरजेडी ने उसमें से 4 तोड़ लिए, तो ये मुसलमानों में एक मैसेज होगा कि जो हमारा लीडर इमर्ज कर रहा है उसका विधायक तोड़ने की क्या जरूरत थी आप। बिल्कुल। ये एक फैक्टर अंडर करंट कहीं ना कहीं होगा। तभी इस बार आप देखिए, इस बार भी अख्तरुल ईमान को लोकसभा में 3 लाख के करीब वोट आया। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि सीमांचल में जहां मुसलमान बहुसंख्यक है और वो किसी खतरे में नहीं मानता है अपने को। हम्म। देखिए, माइनॉरिटी का सिंड्रोम जो होता है वो होता है कि वो हमेशा डिफेंसिव रहता है, उसको लगता है कि वो खतरे में है। और जहां जहां उसकी आबादी कम रहती है, जहां परसेंटेज कम होता है, जहां ज्यादा होता है उसकी आबादी, वो अपने घेटों में सुरक्षित है, तो फिर वो दूसरे तरह से उसका व्यवहार होता है मतदान करने का। तभी आप देखिए कि सीमांचल में ओवैसी की पार्टी को उतने वोट मिले, कहीं दूसरी जगह ओवैसी की पार्टी को उसका उसका 5% वोट भी नहीं मिलेगा। मुसलमान उनकी पार्टी को वोट नहीं करेगा, क्योंकि वहां जी। उसको थ्रेट फील करता है वो बहुसंख्यक समाज से। हम्म। इस इलाके में वो थ्रेट फील नहीं करता है बहुसंख्यक समाज से, इसलिए वो फ्री होकर के वोट करता है। वो किसी को वोट कर सकता है, वो अपना लीडरशिप क्रिएट करने के लिए वोट करता है। तो जी। एक नाराजगी होगी कि उसने लीडरशिप अगर बनानी चाहिए ओवैसी की, उसके 5 विधायक जिताए तो क्यों तोड़ा, उसकी पार्टी क्यों तोड़ी तेजस्वी यादव ने। एक तो ये एक फैक्टर है, ये बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है, हो सकता है बहुत बड़ा फैक्टर नहीं हो। दूसरा फैक्टर क्या है, मुसलमान का की जो फियर साइकोसिस है, जिससे उसका वोटिंग बिहेवियर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ग्रेटली अफेक्टेड होता है, वो होता है कि एनडीए के कैंडिडेट को हराना है। जी। उसने पिछली बार भी पप्पू यादव को इसलिए चुना क्योंकि उसको लग रहा था कि एनडीए के उम्मीदवार को पप्पू यादव ही हरा सकते हैं, बीमा भारती हम्म। नहीं हरा सकती हैं, क्योंकि बीमा भारती अत्यंत पिछड़ी जाति से आती हैं, जिसका वोट इन मास जाएगा नीतीश कुमार के समर्थन में, संतोष कुशवाहा के साथ जाएगा। अगर उस समय अति पिछड़ी जातियों का वोट जुड़ा होता बीमा भारती के साथ, तो हो सकता है मुसलमान उनके पीछे जाते। लेकिन वो इस बात को रीड करते हैं, बहुत बारीकी से रीड करते हैं इस नहीं, इसका वोटिंग असर के तो समय ये हुआ, तमाम चीज। इसका असर तो ये हुआ ना कि तेजस्वी यादव उम्मीदवार के चयन में गलतियां कर रहे हैं। या तो वे व्यक्तिगत रंजिश निकालते हैं या वे व्यक्तिगत चाहत को तवज्जो देते हैं। यदि बीमा भारती के साथ मुसलमान खड़े नहीं होते और बीमा भारती को वे यह नहीं मान रहे थे कि वह मुख्य मुकाबले में होंगी, एनडीए को नहीं हरा सकती हैं, तो फिर उन्हें उम्मीदवार बनाना ही नहीं था। पप्पू यादव से रंजिश के कारण उन्होंने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया। तो देखिए पूर्णिया में भी नुकसान हो गया और अब रुपौली में भी नुकसान हो गया। तो तेजस्वी यादव को अपनी आदतें बदलनी होगी। और हम जो कह रहे थे कि किस दिन आए रुपौली में उपचुनाव में प्रचार करने तेजस्वी यादव, आखिरी दिन आए। देखिए हार अलग चीज है और युद्ध को लड़ा जाना अलग चीज है। एनडीए के सारे नेता इंक्लूडिंग नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, संजय झा, सभी लोग वहां लगे हुए थे। और तेजस्वी यादव विदेश में थे। 5 तारीख की सुबह पटना आते हैं, स्थापना दिवस में शामिल होते हैं और जिस दिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन होता है जाकर रस्म अदायगी कर देते हैं। तो उम्मीदवार के चयन में भी गलतियां कर रही हैं, कर रहा है आरजेडी। इस बात का क्योंकि आप पहले से तय, यदि यह मानते हैं कि आपका उम्मीदवार एनडीए के मुकाबले नहीं खड़ा हो सकता है, कोई दूसरा वहां खड़ा हो जाएगा, तो फिर ऐसी चूक कहां से हो रही है? देखिए, वो एक पहलू है, उस पर अभी बात करेंगे। वो मुसलमान वाली बात हमारी अधूरी रह गई। उसमें मुसलमान को इस रुपौली विधानसभा चुनाव में उसको लगा कि 2 अत्यंत पिछड़ी जाति के उम्मीदवार हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट जाएगा कलाधर मंडल के साथ, और आरजेडी की कैंडिडेट है, विधानसभा का चुनाव है, इसलिए यादव जाएगा तेजस्वी यादव के उम्मीदवार के साथ। इन दोनों में से उनको चुनना था मुसलमानों को कि कौन जीत सकता है,
कौन जीत सकता है, तो जी। उनको लगा कि कलाधर मंडल चुनाव जीत सकते हैं। हम्म। चूंकि अत्यंत पिछड़ा उनके साथ पूरी तरह से जा रहा है, तो हम्म। फिर उन्होंने शंकर सिंह को चुना, क्योंकि उनको लग गया कि जैसे हमको आपको बातचीत में लगा कि बीमा भारती तीसरे नंबर पर जा सकती हैं, तो ये बिल्कुल। मुसलमानों में भी ये मैसेज हो गया कि वो तीसरे स्थान पर जा सकती हैं। उनको उस घोड़े पर दाव लगाना था जो एनडीए कैंडिडेट को हरा दे, जो उनका सबसे ग्रेटली इफेक्ट अफेक्ट करता है, जो उनका थॉट प्रोसेस चुनाव में मतदान बिहेवियर को उनके, वो ये होता है कि एनडीए के कैंडिडेट को कैसे हराना है। तो जी। शंकर सिंह हराते दिखे, वो उनके साथ चला गया। तो दो फैक्टर हैं, एक सीमांचल का अलग फैक्टर है, क्योंकि वहां बहुसंख्यक है, आबादी बड़ी है मुसलमानों की, वो फ्री होकर के वोट करता है, वो उस खूंटे से नहीं बंधा होता है, उस समीकरण से नहीं बंधा होता है जो ओवरऑल पूरे बिहार में होता है, इसलिए बिल्कुल। वो वैसी के पार्टी को ही वोट करता है। हम्म। तो वैसी की पार्टी टूटी, उसका एक उनको एक नाराजगी होगी, और दूसरा उनको लगा कि यहाँ एनडीए के उम्मीदवार को शंकर सिंह हराएंगे, तो वो उनके साथ गए। अब आइए, जो आपने कहा कि अगर कैंडिडेट दूसरा चुने होते तेजस्वी यादव, तब क्या स्थिति हो सकती थी। जी। देखिए, यहाँ तो हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके हैं कि पप्पू यादव को लेकर के अगर खाली अपना दुराग्रह जो है तेजस्वी यादव छोड़ दें, तो हम्म। सीमांचल में उनकी बहुत सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। उन्होंने जो हम्म। दुराग्रह पाल रखा है कि किसी तरह से पप्पू यादव को कोई बड़ा नेता नहीं बनने देना है, या उनको डैमेज करना है किसी तरह से, बिल्कुल। उस सोच में वो काम कर रहे हैं। अगर वो सोच नहीं होती, तो उम्मीदवार तय करते समय पप्पू यादव से ही अगर बात कर लिए होते कि आप सजेस्ट करिए कि कौन सा उम्मीदवार हो सकता है, जी। यहाँ किसको दें तो वो चुनाव जीत सकता है, आपका लोकसभा क्षेत्र है और आप इंडिया ब्लॉक के एमपी हैं। अब क्या दिक्कत है अपने ईगो छोड़ने से, अब तो इंडिया ब्लॉक में ही है पप्पू यादव और वो चुनाव जीत गए हैं, तो अब ईगो छोड़ने में क्या दिक्कत है। तो अगर ये ईगो छोड़ करके उन्होंने बात की होती और एक ऐसा समीकरण बिठाया होता जिस समीकरण के तहत मुसलमान को साथ आने में दिक्कत नहीं होती, शंकर सिंह आउटकास्ट हो जाते, शंकर सिंह तीसरे हम्म। नंबर पर चले जाते, तो वो कैंडिडेट चुना जा सकता था, ऐसा नहीं था कि नहीं चुना जा सकता था। लेकिन वहां अपने ये अपने पप्पू यादव के साथ दुराग्रह की वजह से तेजस्वी यादव ने वापस बीमा भारती पर दाव लगाया। ये भी कह सकते हैं, जब आप आरजेडी के लोगों से पूछेंगे, पप्पू बिल्कुल। जब तेजस्वी यादव से पूछेंगे, तो वो कहेंगे कि भाई बीमा भारती को हम दूसरी पार्टी से ले आए थे, तो कैसे छोड़ देते। हम्म। अरे आपने तो भाई उनको दिया ही, लोकसभा में सीट तो दी ही थी, लोकसभा का चुनाव वो हार गई, नहीं जीती। जी। और एक लंबे समय तक का लगातार 20 साल जो व्यक्ति जीता होता है, उसके खिलाफ कई तरह की नाराजगी होती है आम जनता में, जो हम्म। लगातार 20 साल से जीत रहा हो और लोकसभा चुनाव में हारे और उनको सिर्फ 10,000 वोट आया उस अपने रुपौली विधानसभा क्षेत्र में। तो मैसेज समझना चाहिए था जनता का कि जनता जनता अभी अब इनको बदलना चाह रही है, इनको पसंद नहीं कर रही है, तो वो मैसेज भी समझते अगर, तो वो कैंडिडेट नहीं करते वहां बीमा भारती को। ये बात नहीं कबूल होने वाली है कि आपने किसी एकदम आउट ऑफ कमिटमेंट जो है, कि आपको, जी। क्योंकि पॉलिटिक्स में कमिटमेंट नाम की तो कोई चीज होती नहीं है, कितने ही लोगों को तेजस्वी यादव और लालू यादव अपनी पार्टी में ले आते हैं, टिकट नहीं देते हैं। तो ये कमिटमेंट की बात नहीं थी, ये मिस वो जो ये एरर ऑफ जजमेंट था। एरर बिल्कुल। ऑफ जजमेंट ये, क्योंकि आपको लगा कि हम अत्यंत पिछड़ा कैंडिडेट देंगे, तो अत्यंत पिछड़ा का भी वोट आएगा और मेरा यादव मुसलमान उसके साथ चला जाएगा। ये जी। एक गलती जो आपने की, जो आप फॉर गारंटेड लेते हैं मुस्लिम यादव के वोट को, वो एटलीस्ट सीमांचल में नहीं ले सकते हैं। या जैसे सिवान का इलाका है, ये छिटपुट और भी जगह कुछ इलाके होंगे, लेकिन सीमांचल के इलाके में आप मुस्लिम यादव के वोट को फॉर गारंटेड नहीं ले सकते। यादव को अगर यादव, जहां यादव का उसको ऑप्शन मिला वो पप्पू यादव के साथ जाने का, तो पप्पू यादव के साथ चला गया। जी। मुसलमान को ऑप्शन मिला तो पप्पू यादव के साथ भी गया और अभी शंकर सिंह के साथ भी चला गया। तो इस इलाके में एटलीस्ट जो कोसी सीमांचल का इलाका है, उस इलाके में फॉर गारंटेड आपको नहीं लेना चाहिए। हमारी सलाह है इतने वर्षों के एक राजनीति के समझने के लिहाज से, कि कहीं भी किसी भी वोट को फॉर गारंटेड नहीं लेना चाहिए। कोई भी बिल्कुल। वोट किसी खूंटे से नहीं बंधा हुआ है। असेंबली के चुनाव में हो सकता है कि आपको एक मतलब ज्यादा नहीं, वोट हमने मिले, देखा ना जी, जी, हमने नहीं आपने बढ़ा। देखा ना, आपने देखा ना कि 2020 से 2024 के बीच में जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, आपने गोपालगंज के उपचुनाव में देखा कि देखे, मुसलमानों ने ही आपको हरा दिया। हाँ हरा आपने दिया। बोचा, हाँ, आपने बोछा में देखा, हाँ, बोछा या तुरहनी में कुर्नी में, देखा, हाँ। हाँ, कुर्नी में देखा कि किस तरीके से। तो तेजस्वी यादव को यह बात समझने की है कि किस तरीके से, और वो ये कह रहे थे कि हम देखिए बहुत बेरहमी से, बहुत कठोरता के साथ जो परफॉर्म नहीं किए हैं। तो सबसे पहला उदाहरण तो बीमा भारती ही थी। बिल्कुल हाँ, और यदि शंकर सिंह को उधर से टिकट नहीं मिल रहा था, तो शायद शंकर सिंह को टिकट आप भी दे सकते थे, या नहीं सीट देना आपके चाहिए था, खाते में, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हाँ। या सीट आपके खाते में जाती। और और देखिए जो आपने कहा लोकल फैक्टर की बात, देखिए जब मैं डीप एनालिसिस कर रहा था तो लोगों से हमने एक बात और समझी, निर्दलीय का जो फैक्टर है कि संतोष कुशवाहा बीमा भारती, संतोष कुशवाहा जेडीयू से सांसद बने, बीमा भारती भी जेडीयू से ही जीती थी। ये जो लोग हैं ना, चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र छोड़ देते हैं, कनेक्टिविटी खत्म कर देते हैं,
और अभी-अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, 4 जून को नतीजे आए। लोगों ने ये देखा कि पप्पू यादव चुनाव के मतदान के दिन के बाद भी और नतीजे के बाद भी क्षेत्र में ही हैं। निर्दलीय हैं तो क्षेत्र में ही हैं। तो शायद शंकर सिंह भी चुनाव जीत जाएं तो क्षेत्र में ही रहें, और क्षेत्र में रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो बातें होंगी, लोगों के सुख दुख में शामिल होंगे। और एक और डीप एनालिसिस में बात की जानकारी मिलती है कि जब हम किसी विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो मालूम ये होता है कि बाजार, जो बाजार का इलाका होता है, वहां एनडीए का प्रभाव अधिक दिखता है। चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, लोजपा हो, जो भी पार्टी घटक दल चुनाव लड़ता हो। लेकिन रुपौली में डीप एनालिसिस कहता है कि बाजार का वोट भी शंकर सिंह को मिल गया, और इसके पीछे का एक तात्कालिक कारण रहा कि 1 जून को 2 जून को वहां एक हत्या हो गई पूर्णिया के भवानीपुर में, जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र में ही है, गोपाल यादव का, वहां के बड़े व्यापारी की हत्या हुई। और इस हत्या के पीछे अवधेश मंडल का नाम आया, अवधेश मंडल के बेटे का नाम आया, शूटर्स गिरफ्तार हुए। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी के खिलाफ वहां एक लोकल चर्चा यह भी रही कि इसमें जेडीयू के कुछ लोग भी शामिल हैं। एक प्रखंड अध्यक्ष पर आरोप लग रहा है, और पुलिस कांड को दूसरी ओर ले जा रही है। जब चुनाव प्रचार को तेजस्वी यादव गए तो बीमा भारती को लेकर गोपाल यादव का यहां चले गए। क्या बीती होगी मुझे नहीं पता। तो स्थानीय लोगों में कि भाई ये दोनों पार्टियां हैं ना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी को बचा रही है और किसी न किसी तरीके से अपराध में शामिल है, इसका भी प्रभाव दिखा। हाँ, ये आमतौर पर दिखता है। देखिए, इतने इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ था, इतना बड़ा कांड हुआ था, और उसका असर तो होना ही था पॉलिटिक्स पर। ये बड़ा बड़ा कांड हुआ था, लेकिन बड़ी घटना नहीं भी होती है तो उपचुनाव में लोकल फैक्टर हावी रहते हैं। जी। अगर अन्यथा कि उस उपचुनाव का कोई बड़ा महत्व नहीं बना दिया गया हो ओवरऑल चुनाव के लिहाज से या प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, जिस तरह से अभी इसी उपचुनाव में 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, तो हम लोगों ने देखा हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों का जो उपचुनाव था वो पूरे राज्य की राजनीति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। जी। कि कांग्रेस के लोग टूटे थे, कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश हो रही है, अगर ये 3 सीटें नहीं जीतती है तो कांग्रेस की सरकार अस्थिर रहेगी। इस तरह का एक नैरेटिव था, तो वहां दूसरे तरह से लोगों ने वोट किया। वहां 3 बाई इलेक्शन हुए, 2 कांग्रेस जीत गई, दोनों सीटों का गेन हुआ कांग्रेस को, चूंकि वो 3 निर्दलीय जीते थे और तीनों निर्दलीय बीजेपी से लड़े थे। तो ये अगर इस तरह का माहौल नहीं हो जैसे बिहार में था, बहुत माहौल पटना की राजनीति को में उथल पुथल लाने वाला नतीजा नहीं है। ये पटना की राजनीति में बहुत उथल पुथल नहीं आनी है, क्योंकि बहुमत इतना बड़ा हो गया है अब एनडीए का कि कोई सरकार के लिए चिंता की बात नहीं है। लेकिन मैसेज जो होता है, थ्रेड जो पकड़ने की बात होती है, जो आप कर रहे हैं बारीक विश्लेषण करके, उसका एक मैसेज होगा तेजस्वी यादव के लिए भी, नीतीश कुमार के लिए भी, ओवरऑल एनडीए के लिए। क्योंकि अभी 13 सीटों के चुनाव में एनडीए का बहुत बुरा परफॉर्मेंस हुआ है ज्ञानेश्वर जी। बिहार में तो एनडीए हारी गई, बिहार की एक सीट पर, लेकिन बाकी जगह भी बहुत खराब परफॉर्मेंस हुआ है। पश्चिम बंगाल की चारों सीटें हार गई है बीजेपी, जबकि 4 में से 3 सीटें उसकी थी, 3 उसके विधायक थे, उसके विधायकों की सीट खाली हुई थी, और वो 3 सीटें भी हार गई बीजेपी। उत्तराखंड की 2 सीटें, अभी ये बहुत नैरेटिव बनेगा ज्ञानेश्वर जी, लोग कह रहे हैं कि अब अयोध्या में तो हारे ही थे, बद्रीनाथ भी हार गए। तो सोचिए, बद्रीनाथ धाम की सीट भी बीजेपी हार गई, उत्तराखंड में जो देवभूमि है वहां जाकर के, और बद्रीनाथ की सीट हार गए। हिमाचल प्रदेश की देवभूमि है जहां 3 में से 2 सीट हार गए। तो ये बात भी आएगी। अब ये पूरे ओवरऑल एनडीए को बड़ा झटका लगा है। जो 7 राज्यों की 13 सीटों पर चुनाव हुआ है, उसमें एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं 13 में से। 1 सीट निर्दलीय को गई है और बाकी सारी सीटें इंडिया ब्लॉक को गई। तो ये अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा बीजेपी को और ओवरऑल एनडीए को, उस झटके से पता नहीं क्या सबक लिया पार्टियों ने, इन पार्टियों ने सबक लिया या नहीं लिया। लेकिन अब ये उपचुनाव से लेना होगा सबक, क्योंकि इसके बाद और भी उपचुनाव होने हैं। बिहार में भी 3 सीटों पर या 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, और 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होना है, पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर होना है। एक तरह से मिनी असेंबली इलेक्शन होने हैं अगले 1-2-3 महीने में। तो ये अगर इस तरह की गलतियां होती रही, अब 1 सीट का मैसेज तो लेना होगा, क्योंकि बाकी उपचुनाव पर भी अलग अलग फैक्टर काम करेंगे, लोकल फैक्टर भी काम करेंगे, कैंडिडेट का फैक्टर काम करेगा, पार्टियों का फैक्टर काम करेगा। तो कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसा हो, कास्ट का इक्वेशन कैसा हो, कास्ट का इक्वेशन बाई इलेक्शन में किस तरह से काम कर रहा है, लोकल फैक्टर वहां क्या है, ये इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। ये इस उपचुनाव का मैसेज है। रुपौली का उपचुनाव का नतीजा
नीतीश कुमार के लिए भी संकेतक है ना कि उनके बिल्कुल। कहने पर भी कुर्मी वोट न दें और हार की वजह कुर्मी बन जाए। देखिए इस बात का एहसास तेजस्वी यादव को हो गया था कि कुर्मी जो हैं इधर उधर हो रहे हैं, वह खूंटे से बंधे हुए नहीं है जेडीयू के साथ। इसीलिए जब देखिए 10 तारीख को चुनाव था तो 9 तारीख की रात को एक वीडियो संदेश जारी कराया गया था किससे, अशोक महतो से, जो नए नए कुर्मी का नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश उन्होंने मुंगेर से शुरू की, चुनाव हार गई उनकी पत्नी। तो अशोक महतो ने एक संदेश जारी किया रुपौली विधानसभा के मतदाताओं के नाम। खैर उसका असर नहीं हुआ, कुर्मी तो चले गए शंकर सिंह के साथ ही। लेकिन नीतीश कुमार के लिए भी यह समझने की बात है कुर्मी भी उनकी बात न माने और गंगोता से मुक्ति के लिए जेडीयू के प्रत्याशी को चुनाव हरवा दें, तो समझना तो है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये समझना इसलिए है, अभी हमने पहले कहा कि कोई भी जाति, कोई भी पार्टी, किसी भी जाति को फॉर गारंटेड मत ले, वो ये ना माने कि वो उसके खूंटे से बंधा हुआ है। जी असेंबली के इलेक्शन में हो सकता है कि बहुसंख्यक कुर्मी कोरी का वोट एनडीए को मिले, यादव का वोट तेजस्वी यादव को मिले, लेकिन जब इस तरह के बाई इलेक्शंस हो तो उस समय एक तो इस ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहिए, समझना चाहिए ग्राउंड रियलिटी को। और बिल्कुल। दूसरे ओवरऑल जब असेंबली का इलेक्शन होगा तब भी सीट वार आपको वहां का इक्वेशन समझना होगा, वहां का डायनेमिक्स समझना होगा। जैसे जैसे अगर अगर नीतीश कुमार को पता होता कि पता तो होगा ही कि यहाँ ग्राउंड लेवल पर ये फीलिंग है कि गंगोता से मुक्ति चाहिए है, जी तो एटलीस्ट वो बदल भी तो सकते थे, चेंज कर सकते थे। उनको कोई ऐसी गंगोता तो अभी उन्होंने जिताया ही, अभी इस इलाके में एमपी भी जीते हैं, उनको उनको कोई दिक्कत तो है नहीं, तो वो अपना कैंडिडेट बदल सकते थे। तो ये अब जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो एक एक सीट पर ये देखना होगा कि कहाँ बहुत दिन से एक ही कैंडिडेट जमा हुआ है, कहाँ किसी एक खास जाति के खिलाफ माहौल बना हुआ है। देखिए हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर चर्चा की थी, कई जी सीटों पर ये एटलीस्ट 7 या 8 सीटें ऐसी बताई गई थी उस समय जहां पिछले 3 या 4 चुनाव से एक ही जाति चुनाव जीत रही है, और उन जातियों के खिलाफ वहां बहुत नाराजगी थी कि बदलना है। जैसे जैसे नवादा में इस बात की चर्चा हो रही थी कि बदलना है, जी, जैसे मुंगेर में चर्चा हो रही थी। औरंगाबाद तो बदल ही गया ना। औरंगाबाद में 19 बदल दिया लोगों हाँ, ने कि 1952 से, 19 बिल्कुल। हाँ, हाँ, औरंगाबाद में बदल दिया, चित्तौड़गढ़। जो चित्तौड़गढ़ था 1952 से आज तक राजपूत वहां नहीं हारा था, तो हरा दिया लोगों ने। जी, तो ये बिल्कुल। एक फैक्टर है, एक बड़ा संदेश है लोकसभा चुनाव का भी और इस बाई इलेक्शन रुपौली का भी, कि अगर हुँ, कोई कोई एक जाति एक ही सीट पर बहुत दिन से जीत रही है, तो चाहे कितनी भी मजबूत जाति क्यों नहीं हो, बाकी जातियों की गोलबंदी उसके खिलाफ हो सकती है। सब एक हो बिल्कुल। सकते हैं उसको वहां से बदलने के लिए। हुँ। तो ये जो है, ये एक मैसेज अरे था आप रुपौली का। मुंगेर में ही देख लीजिए अजीत जी कि ठीक है ललन सिंह बाकी 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जीत गए, लेकिन 500 मतों से ही, 600 मतों से ही मोकामा में पिछड़ गए। हाँ, मोकामा में बताइए। पिछड़ हाँ, हाँ, जबकि अनंत सिंह बाहर आए थे। हाँ? हाँ, तब भी पिछड़ गए। तो देखिए चाहे जो आपने कहा कि जितनी मजबूत जाति हो उसके खिलाफ गुस्सा पनप जाता है। और देखिए रुपौली में और देखिए मतलब सीमांचल में प्रशांत किशोर की चहलकदमी है इधर के दिनों में। और प्रशांत किशोर वैसे उम्मीदवारों के पीछे दिलचस्पी ले रहे हैं जो अपने अपने इलाके में मजबूत हैं और आजाद हैं। उनके जो कुछ लोग हैं कहा जाता है कि शंकर सिंह के प्रचार के पीछे की भूमिका में भी थे, तो यह भी एक बड़ी बात है। और कैंची छाप, देखिए अब तो कैंची छाप इतना पॉपुलर हो गया। पप्पू यादव चुनाव जीत गए। पप्पू यादव से एक दिन मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि दिल्ली में लोग हमसे पूछ रहे थे कि पप्पू जी निर्दलीय कैसे चुनाव जीता जा सकता है, इसका क्लास आप एक दिन ले लीजिए। तो जी हाँ, कि निर्दलीय कैसे जीता जा सकता है। तो खैर, तो कैंची छाप जीत गए पप्पू यादव, कैंची छाप जीत गए शंकर सिंह, कैंची छाप ही पवन सिंह का था। पवन सिंह भले ही चुनाव नहीं जीते, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे पायदान पर पहुंचा दिया। हम्म? और बिल्कुल। पूरा समीकरण ही, चाहे वो बक्सर हो, चाहे जहानाबाद हो, पाटलिपुत्रा हो, आरा हो, सारे समीकरण। तो कैंची छाप चुनाव चिन्ह लेने के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों में आगे से तो होड़ मच जाएगी। इसके लिए तो पैर भी पैगाम होने लगेगा। बिल्कुल, बिल्कुल होड़ मचेगी। ये एक तरह का टोटका है ज्ञानेश्वर जी, जो जी जिस पर कैंडिडेट लोग बड़ा ध्यान देते हैं। ये एक तरह का हाँ टोटका है। जैसे एक समय था अर्ली 90s में, मसाल छाप की बड़ी भीड़, बड़ी मारामारी होती थी कि मसाल छाप बिल्कुल। जिसको मिलेगा वो चुनाव जीत जाएगा, मसाल छाप मिल जाए। फिर हम हम्म, लोगों ने देखा, जब हमारे यहाँ 85 में, हमको ध्यान आ रहा है, जब जोगिंदर पांडे पहली जी बार निर्दलीय जीते तो शेर छाप पर जीते, तो शेर छाप हम्म। की बड़ी धूम थी कि शेर छाप मिल जाए तो चुनाव जीत जाएंगे। नहीं, वो तो फिर देखिए आप शेर एक छाप की बात कर रहे हैं, रामानंद यादव जो भी फतुआ के विधायक हैं। 1990 का चुनाव, हाँ 1990 का चुनाव, शेर छाप रामानंद यादव और रामकृपाल यादव आरजेडी जनता दल के उम्मीदवार थे।
और जीते रामानंद यादव शेर छाप से, और शेर लेकर, पिंजरे में बंद शेर लेकर प्रचार करते थे। और जब हाँ, जीत हुई थी तो नारा लगा था, लालू यादव को दे दो तार, राम कृपाल की हो गई हार। हम्म। तो ये वही 90 का चुनाव था, 85 में जोगिंदर पांडे जीते थे शेर छाप से। तो एक बिल्कुल। समय था कि शेर छाप की बड़ी धूम रही, फिर हम्म। मसाल छाप की धूम रही, फिर एक समय आया कि नगाड़ा छाप की बड़ी धूम रही, नगाड़ा छाप पर बड़े लोग चुनाव जीत रहे थे। तो जी। अब कैंची छाप की धूम है, कैंची छाप से चुनाव जीत जाते हैं। तो ये हम्म। एक तरह का टोटका भी होता है कैंडिडेट कई बार। और जब इस तरह का माहौल बन जाता है, जनता के बीच में भी एक मैसेज चला जाता है, लोग मजे लेने के लिए भी उस चुनाव चिन्ह का प्रचार करने लगते हैं, तो उसका जी। फायदा मिल जाता है, कुछ ना कुछ उसका फायदा मिल जाता है। और कैंडिडेट्स आप जानते हैं, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाला होता है वो बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। तो बिल्कुल। आगे आने वाले चुनाव में हो सकता है कैंची छाप की मांग बढ़े, और पप्पू यादव के पास भी लोग आए, निर्दलीय लड़ने वाले लोग की कुछ आप क्लास लीजिए और कुछ टिप्स दीजिए कि कैसे निर्दलीय चुनाव जीता जीता जाता है। और अगर बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि उसी पप्पू यादव के इलाके में ही अब घूम रहे हैं प्रशांत किशोर, तो खैर वो हम्म। उनको खुद ही चुनाव लड़ाने का बहुत अनुभव है, और अलग अलग राज्यों में बहुत डाइवर्स स्टेट्स में वो चुनाव लड़ा करके जिता चुके हैं पार्टियों को। लेकिन उनको भी पप्पू यादव के साथ संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अभी जो नई पार्टी बनेगी प्रशांत किशोर की, वो एक तरह से निर्दलीय की ही पार्टी होती है। ऐसी जितनी भी पार्टियां बनती है, वो कोई जिस पार्टी का कोई पुराना आधार नहीं हो, जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह लोग नहीं जानते हो, जिस पार्टी का नाम नहीं जानते हो, तो एक तरह से निर्दलीय की तरह ही ट्रीट किया जाता है, चाहे जितना भी बड़ा चेहरा उसके पीछे हो। हमको बिल्कुल। तो खूब ध्यान है, जब चिरंजीवी ने पार्टी बनाई थी आंध्र प्रदेश में, प्रजा राज्यम पार्टी बनी थी, उनकी उगता हुआ सूरज चुनाव चिन्ह था। लेकिन वो निर्दलीय ही एक तरह से, इंजन छाप हो, निर्दलीय ही एक दूसरी पार्टी थी। तो उसको निर्दलीय की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो प्रशांत किशोर की पार्टी भी उसी तरह की होगी, और उसमें कुछ बिल्कुल। पप्पू यादव उनको टिप्स दे सकते हैं कि किस तरह से लड़ा जाए, कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसा हो, और चुनाव चिन्ह का प्रचार कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये चीजें भी अब आगे होंगी। नहीं, रूपौली ने कई तरह का संदेश दिया है पिछले ज्ञानेश्वर। 1 महीने में पप्पू यादव और प्रशांत किशोर की 2 बार मुलाकात हो भी चुकी है। इस बात हाँ, को भी तो जब नोटिस करनी। हाँ, हाँ, और बिल्कुल पप्पू तो यादव दोनों, ने 15 दिनों की समयावधि में कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया, यह बात भी है। तो हाँ, उन्होंने वो अपना फील्ड ओपन रखा है। तो ठीक ठीक किया है उन्होंने, ओपन रखा है, एकदम ठीक किया है। क्योंकि जब वो निर्दलीय जीते थे, और चुनाव के पहले कांग्रेस का जो भी सद्भाव रहा हो, लेकिन कांग्रेस उनको हेल्प नहीं कर पाई थी। तो बिल्कुल। जब बड़ा पार्टनर तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव हैं, तो बिहार विधानसभा का जब चुनाव होगा जिसमें उनको मुख्यमंत्री बनना होगा, उस समय तो और टर्म डिक्टेट करने की स्थिति में होंगे। तो हुँ। कांग्रेस पार्टी कितना सरेंडर करेगी उनके सामने, कांग्रेस पार्टी तब पप्पू यादव के इंटरेस्ट को कितना प्रोटेक्ट कर पाएगी, ये बात इनके दिमाग में होगी। इसलिए उन्होंने वो अलाइन ही नहीं हुए कांग्रेस पार्टी से, अपना इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करें। तो ये इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स करें, ये पूर्णिया का संदेश है, ये रुपौली का संदेश है। कास्ट का फैक्टर काम नहीं करता है हमेशा। एक कास्ट कोई अगर जमी हुई है किसी एक सीट पर, तो वहां बाकी जातियों की नाराजगी होती है। कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए, लोकल फैक्टर्स बहुत हावी होते हैं। ये सब रूपौली का एक मैसेज है, जो नीतीश कुमार के लिए भी है और तेजस्वी यादव के लिए भी है। नीतीश कुमार का जो आपने कहा कि कुर्मी उनके कहने से भी वोट नहीं किया, तो वहां एक फैक्टर ये है कि इस एक तो गंगोता से मुक्ति हो जाए, और दूसरे इस जी, रिजल्ट का असर नीतीश कुमार की कुर्सी पर कोई नहीं पड़ना था। तो बिल्कुल। इसलिए भी वो रिलैक्स होकर के वोट किया उन लोगों ने। चलिए, तो देखिए रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे का संदेश क्या है और हार की वजह क्या है, जेडीयू कैसे हारा, आरजेडी कैसे हारा, हमने आपको बताने की कोशिश की। शंकर सिंह कैसे चुनाव जीत गए, निर्दलीय का जमाना आ रहा है क्या धीरे धीरे, यह देखने की बात होगी। बिहार की खबरों पर हमारी नजर आगे भी रहेगी, चर्चा को हम जारी रखेंगे आगे भी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।